Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पीटी 365, दैट इज़ इकोनॉमी की पीटी 365। इसमें हम साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी करेंगे जो मैंने साइड में नोट डाउन भी किए हैं क्वेश्चन नंबर, और हम पूरे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ना एक वो दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रीफ ग्लैंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो वो देखते हैं हम ब्रीफ ग्लैंस में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइज ऑफ इकोनॉमी, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय पीपीपी। तो हम 3rd लार्जेस्ट है पीपीपी के हिसाब से और 5th लार्जेस्ट है जीडीपी के हिसाब से। किसके बाद? आफ्टर चाइना एंड यूएसए। फिर टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स अकाउंट होता है 56.72% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू, इन विच पर्सनल इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स हाईएस्ट फॉलोड बाय कॉर्पोरेट टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। तो रोड नेटवर्क सेकेंड लार्जेस्ट है और रेल नेटवर्क लार्जेस्ट है इंडिया में, इंडिया का, ठीक है, एशिया में। फिर इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब कंपैरिजन कर रहा है। ये 1970s का बना हुआ है येलो वाला और पिंक वाला 2020s का बना हुआ है। तो एग्रीकल्चर में 73 से 42 हो गया है, इंडस्ट्री में 11.3 से 24 हो गया है और सर्विसेज में 14.8 से 13.7 हो गया है। वैसे ही स्ट्रक्चरल चेंज इन आउटपुट देखेंगे तो एग्रीकल्चर में कम हुआ है 42 से 15, इंडस्ट्री में माइन्यूटली बढ़ा है 24 से 25.9 और सर्विसेज में 34.5 से 55.3 हुआ है। अब इंडिया की एक्सटर्नल डेट की बात की जाए मार्च 2024 की, तो इंडियाज एक्सटर्नल डेट $663.8 बिलियन ऑफ विच फॉर्म लॉन्ग टर्म लोन इज़, तो लॉन्ग टर्म लोन लिखा है कि लॉन्ग टर्म कितना है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन टू 18.7% फ्रॉम 19%। तो 19% था, उससे 18.7% हो गया 2023 में। कंपोनेंट सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर है 53.8%, रिमेन्स लार्जेस्ट कंपोनेंट फॉलोड बाय इंडियन रुपी, येन, एसडीआर, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड स्टडी ऑन मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू विच अ नेशंस सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई इन इंडिया, टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग मनी सप्लाई। तो क्या क्या करते हैं? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। फिर आते हैं मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजंस, दैट इज पॉलिसी रेट चेंजेस बाय आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी इम्पैक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, प्राइस लेवल एंड ओवरऑल इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसी जो डिसीजंस लेते हैं हम, जैसे पॉलिसी रेट वगैरह का, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, वो पता चलता है। फिर स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 जो अमेंड किया गया था 2016 में। फिर मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइंस इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरी 5 ईयर्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? आरबीआई से कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करता है। किस बेसिस पे? सीपीआई के बेसिस पे हर 5 साल में। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, तो अभी करेंटली 4% है, ±2% टॉलरेंस लिमिट है, ठीक है। कब तक है? मार्च 2026 तक। अब उसके बताते हैं टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले होता है क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा है क्वालिटेटिव टूल। तो क्वांटिटेटिव में नोन एज जनरल टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर। जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं एंड आर यूज टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो क्रेडिट की क्वांटिटी को इम्पैक्ट करते हैं ये। एग्जाम्पल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर बैंक रेट,
फिर कैश रिजर्व रेशियो, फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, फिर हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, तो ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के। दीज मेजर्स हेल्प टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोन्स टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो किस डायरेक्शन में कितना क्रेडिट फ्लो हो रहा है, ये सब कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल इसका राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पस, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, ये सब है क्वालिटेटिव टूल्स के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि आरबीआई के जो स्टेरलाइजेशन है, आरबीआई स्टेरलाइजेशन इन्वॉल्व मैनेजिंग एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो उस टाइम ना आरबीआई पैसा निकाल लेता है, ठीक है, वापस ले लेता है, to stabilize the inflation and currency fluctuations. It uses tools like OMO, CRR, market stabilization scheme, etc. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, तो उसमें एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो द सेंट्रल बैंक लोवर्स इंटरेस्ट रेट्स एंड बैंक्स ऑल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स मेकिंग लोन्स चीपर। तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं और बैंक भी इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, जिससे लोन्स चीपर हो जाते हैं, तो मनी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स बोरो मोर। फिर एक और होता है, इट इंक्रीजेज मार्केट लिक्विडिटी, बूस्ट डिमांड एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी बढ़ जाती है, डिमांड बूस्ट होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है। आरबीआई क्या एक्शन लेती है, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस टाइम आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है मार्केट से, और उस टाइम सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये सब कम हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, उस टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। बैंक्स ऑल्सो चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट मेकिंग लोन्स मोर एक्सपेंसिव। उसमें क्या होता है, लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर इट लीड्स टू अ डिक्लाइन इन लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, कैपिटल स्टॉक। मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर थर्ड है, लीड्स टू अ डिक्रीज इन बोरोइंग बाय बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अकम्पनीड बाय राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाती है। फिर आरबीआई का एक्शन क्या होता है, फर्स्ट है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देती है फ्रॉम मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे उसमें बाई करती थी, इसमें सेल कर देती है। इसमें रिड्यूस करती थी, कॉन्ट्रैक्शनरी में इंक्रीज कर देगी, सीएलआर को, एसएलआर को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को और बैंक रेट को। ठीक है, फिर है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है 2017 में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं ये कैसे बनी। ये आरबीआई एक्ट 1934 से बनी, सेक्शन 45ZB से। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, वेल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी दिमाग में रखते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। 5 और मेंबर होते हैं, 2 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, हर एक मेंबर का 1 वोट होता है और गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। मीटिंग 1 साल में 4 बार कम से कम होनी चाहिए और कोरम 4 मेंबर्स का, मतलब 4 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब इसका ना पीवाईक्यू आया हुआ है, ये 2017 में क्वेश्चन नंबर 24, और ये ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 2024 का क्वेश्चन नंबर 3, तो वो निकाल लेते हैं। 2024 का क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। ये दिख रहा है आप लोग को, डिजिटल रुपी वाला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें अपन ब्लू पेन से करते हैं। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये फर्स्ट बोल रहा है। तो उस टाइम जब न्यूज़ में था ना, तो उसमें बोला था कि आरबीआई ही इशू करेगा। रुपी ही है, बेसिकली डिजिटल फॉर्म में है। सेकेंड है, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली ना, जब रुपी रहता है तो उसमें लिखा रहता है ना कि यार जब भी रुपी आप सामने रखोगे तो आरबीआई को इतना पैसा देना पड़ेगा। तो सेम विद डिजिटल रुपी। थर्ड है, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। तो भाई रुपी रहेगा यदि मार्केट में, तो इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन या री इन्फ्लेशन ये सब तो चेंज होता ही रहेगा ना। तो थर्ड गलत हो गया। इट इज़ फोर्थ है, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स मनी एंड कैश। तो सही बात है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया डी, दैट इज़ 1, 2 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन नंबर 2, 2023 और 2022 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अपन सबसे पहले आते हैं 2023 में, 1 सेकेंड देना मुझे। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैव कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। तो बोल रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक हुआ था जब रिसेंट पास्ट में,
तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट को हाइक किया था। सेकेंड बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। तो सही बात है ना, उनको लगता है कि यदि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, फिर 2022 का भी क्वेश्चन नंबर 2 था, वो देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। मतलब बोल रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व यदि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखेगा, पैसा अपने आप में कंज्यूम करके रखेगा, तो उस केस में क्या हो सकता है, कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। अभी आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप होल्ड पे रखो। सेकेंड है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो क्या होता है, यदि कैपिटल फ्लाइट यहाँ से होगी तो इट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, ये सही है। ठीक है, devaluation of domestic currency increases the currency risk associated with external commercial borrowings। तो ये गलत है, devaluation से डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया, तो 1 and 2 सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज हम देख लेते कौन सा क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो। इफ़ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट मतलब पैसे ज़्यादा निकालना, ठीक है, मनी को ज़्यादा निकालना मार्केट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू बोला है ना, तो इसमें से क्या नहीं करेगी। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये तो जब मार्केट में पैसा निकालना रहता है तब करती है, तो मतलब ये नहीं करेगी। ठीक है, व्हाट इट वुड नॉट डू, तो ये जब तो 1 तो करेगी, मतलब ये फर्स्ट आंसर नहीं है क्योंकि नॉट डू पूछा है, तो 1 कट हो गया, तो ये पूरे ही गया, तो बस सेकंड नहीं करेगी। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं करेगी। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो ये कट करने से क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो ये तो करेगी, तो नॉट डू पूछा है, तो बस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला आएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले में क्या क्वेश्चन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 2017 का क्वेश्चन नंबर 24 है। 2017 क्वेश्चन नंबर 24, एक सेकेंड, 2017 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ गया 24, एक मिनट ना, आप लोग वेट करना, क्वेश्चन निकाल रही हूँ मैं। देखो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो फर्स्ट इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, तो सही है। इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी, अभी हमने पढ़ा ना ये 6 मेंबर बॉडी है, तो ये गलत हो गया। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत हो गया, अभी हमने पढ़ा ना आरबीआई के गवर्नर के अंदर, तो इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर ओनली 1। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल रेपो रेट। ठीक है, तो न्यूज़ में क्या है, आरबीआई इंजेक्टेड ₹15,000 करोड़ वाया वेरिएबल रेपो रेट टू एड्रेस लिक्विडिटी डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। तो लिक्विडिटी डेफिसिट हो रही थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए 25,000 करोड़ आरबीआई ने इंजेक्ट किए हैं। तो अब वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, वेरिएबल रेट रेपो, इट इज़ अ मार्केट डिटरमाइंड रेट इन विच मार्केट डिटरमाइंड रेट इज़ जनरली लोअर देन द रेपो रेट। तो VRR एक मार्केट डिटरमाइंड रेट है जिसका रेट कम होता है रेपो रेट से, बट नॉट बिलो द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता। एंड अप्लाइज टू लोन्स विद ड्यूरेशंस एक्सीडिंग 1 डे, यूजुअली अप टू 14 डेज, तो अप टू 14 डेज तक रहता है। When the RBI wants to infuse liquidity but banks are reluctant to borrow at repo rate due to lower market interest rates, it allows banks to borrow at variable repo rate. ठीक है, रेपो रेट, अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई विच इज़ फिक्स्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो फिक्स कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करती है। इट इज़ अ टूल टू इंजेक्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू द मार्केट बैंकिंग सिस्टम। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का एक टूल है। सिमिलरली वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो इज कंडक्टेड टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। तो इसका जो रिवर्स होता है वो एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये अभी हमने ना 2020 का क्वेश्चन नंबर 17 ऊपर उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स।
तो रिसेंटली आरबीआई रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस टू प्रमोट स्मॉल लोन इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो एवरेज लोन साइज। तो अभी इन गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। अब इसमें क्या है, इंसेंटिव फ्रेमवर्क, इट स्टैब्लिशेज एन इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट्स विथ लोअर क्रेडिट फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25। मोर वेट विल बी गिवन टू फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इन डिस्ट्रिक्ट्स वे लोन अवेलेबिलिटी इज़ लो। तो ज़्यादा उनको दिया जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट्स में लोन अवेलेबिलिटी कम है। डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क, इन डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाई लोन अवेलेबिलिटी मोर देन 42,000 पर पर्सन द लोन्स विल हैव अ वेट ऑफ 90%। तो लोन का अलग वेटेज होगा, ये याद नहीं करना है, ठीक है। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ आउटलाइनर डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड दोज विथ हाई लोन साइजेस, ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स विल कंटिन्यू टू हैव द करेंट इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ 100%। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को 100% की इंपॉर्टेंस लेवल होगी। फिर एमएसएमई लोन्स की बात करते हैं, तो ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई शेल क्वालिफाई फॉर क्लासिफिकेशन अंडर एमएसएमई। तो बाकी जो बैंक लोन्स है एमएसएमई के अंडर वो सब पीएसएल के लिए क्लासीफाई होंगे। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स दोज सेक्टर्स in which the government and the RBI consider important for development of the country and are to be given priority over other sectors। जिनको गवर्नमेंट और आरबीआई इंपॉर्टेंट समझता है और उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए अदर सेक्टर के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज गेट एक्सेस टू क्रेडिट। पीएसएल वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1972। तो कब फॉर्मलाइज किया, 1972 में। कमिटीज़ एसोसिएटेड विद पीएसएल कौन कौन सी, गडगिल कमेटी और घोष कमेटी। पीएसएल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। पीएसएल सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स, इनको ट्रेड कर सकते हैं, इशूड अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ बैंक्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन के हिसाब से इशू होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स एम टू एनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल एंड इंसेंटिवाइज सरप्लस बैंक्स। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट मीट नहीं कर पाए हो तो उस केस में आप ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, ठीक है। अब कैटेगरीज अंडर पीएसएल कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स हैं। द सेक्टर्स आर फर्दर सब टारगेट्स फॉर द कैटेगरी ऑफ वीकर सेक्शंस लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब इन सेक्टर के अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, ठीक है। अभी सब टारगेट्स है, सब टारगेट्स भी एक बार हम देख लेते हैं, कभी कभी उसमें आ जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जैसे डोमेस्टिक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव। तो ये इसके अंदर क्या क्या रहेगा। दूसरा फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, तो फॉरेन बैंक है बट लेस देन 20 ब्रांच है इंडिया में। फिर रीजनल रूरल बैंक, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसमें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी करनी पड़ती है, 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसमें 18% करनी होती है एग्रीकल्चर में, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेज में और उसके बाद 12% ऑफ ANBC विच एवर इज़ हायर। उसके बाद फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस होंगे तो सेम इनके जैसे 40% इन पे अप्लाई ही नहीं होता, एग्रीकल्चर वाला, माइक्रो इंटरप्राइज वाला इन पे अप्लाई ही नहीं होता और ये वाला भी इन पे अप्लाई नहीं होता। रीजनल रूरल बैंक पे क्या होता है 75% विच एवर इज़ हायर, इधर सेम एज डोमेस्टिक बैंक, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, इसमें भी सेम और नीचे 15%। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऊपर 75%, बाकी सेम एज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी अप्लाई होती है गाइडलाइंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट। तो मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट की बात करते हैं। तो रिसेंटली द RBI रिकमेंडेड चेंजेस इन द मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटिंग माइबॉर। मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट है ना, उसकी बात कर रहे हैं। प्रपोज ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू सिक्योरिटी मनी मार्केट बेंचमार्क फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स। तो RBI क्या बोल रहा है, RBI ना वो जो अपन लंदन वाला बैंक रेट फॉलो करते थे ना और जो मेथोडोलॉजी माइबॉर के लिए यूज़ होती थी उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइबॉर क्या है, माइबॉर इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क यूज्ड बाय बैंक्स टू बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स इन द इंडियन इंटरबैंक मार्केट। तो इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो अनसिक्योर्ड फंड्स को बोरो करने के लिए, बैंक्स टू बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट, उसके लिए यूज़ करते हैं माइबॉर। कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन डेली बेसिस। किस पे, डेली बेसिस पे। कंप्यूटेड बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और NDS कॉल सिस्टम इन द फर्स्ट आवर। अब इंडियाज़ ट्रांजिशन फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब हम जो ट्रांजिशन किए थे उसकी बात कर रहे हैं। Last year, RBI has issued an advisory to banks and other RBI regulated entities
asking them to take steps to ensure a complete transition away from LIBOR. तो लाइबॉर से दूर होने के लिए, मतलब लाइबॉर से हटने की बात की थी आरबीआई ने. लाइबॉर इज़ अ ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. तो इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए लाइबॉर यूज़ करते हैं. कॉल मनी मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैंक्स लेंड एंड बोरो फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बैंक्स मनी बोरो और लेंड करते हैं मनी. आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स. क्या इस्टेब्लिश किया? अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स that allows banks to choose rates from a basket of currencies rather than British Pound International for financial transactions. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश पाउंड ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप कोई भी रेफरेंस रेट यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव्स टू लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट. तो लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट के लिए क्या अल्टरनेटिव्स है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यूएसए, फिर माइबॉर मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट माइफॉर इंडिया का है, फिर शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट शिबॉर इन चाइना, फिर टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट टाइबॉर जापान. ये सब ऑप्शन है. ठीक है, फिर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सेट करती है ये बेंचमार्क को, उसको बोल रहे हैं. ये 2014 में बनी थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. जॉइंटली कौन ओन्ड करता है? फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एम इज़ टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर बेंचमार्क्स रिलेटिंग टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. और इसको रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र. तो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र के ऊपर ना पहले अपन पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन आया 2024 में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 9. ठीक है, तो न्यूज़ में क्या है? आरबीआई अप्रूव्ड हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफ़र ऑफ 2.11 lakh crore to government for financial year 24, which is more than the double of the previous year, rupees 86,416 crore. तो अभी 2.11 लाख करोड़ का ट्रांसफ़र अप्रूव किया जो हाईएस्ट एवर है. सरप्लस इम्प्लाइज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. तो ये क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. एक्सेस ऑफ इनकम है, मतलब एक्सपेंडिचर करने के बाद जो बच जा रहा है. आरबीआई's टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली 1/7 ऑफ इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम, देयर बाय जनरेटिंग सरप्लस. अब आरबीआई की इनकम की बात करते हैं. इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग रुपी सिक्योरिटीज़. इंटरेस्ट अर्न, अब क्या क्या चीज़ में इनकम होती है? रुपी सिक्योरिटी होल्ड करने पे. इंटरेस्ट अर्न ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे. इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड एडवांसेज एक्सटेंडेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयज़. फिर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स. फिर आरबीआई के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. तो आरबीआई incurs a major chunk of its expenditure in making risk provisions, that is contingency fund, asset development fund. फिर CF की बात करते हैं तो kept for unforeseen contingencies like depreciation of security values, risk from monetary policy rate. फिर ADF होता है एक provisions made towards investment in subsidiaries and associated institutions and meet internal capital expenditure. फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में एजेंसी चार्जेस और एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब में इसका एक्सपेंडिचर होता है. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसमें जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो सरप्लस के जैसे काम आता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस रिगार्डिंग आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र टू द गवर्नमेंट. तो क्या प्रोविजंस है? तो एक आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें सेक्शन 47 है, वो मैंडेट करता है आरबीआई टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट्स टू द सेंटर. तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेगा सेंटर को. फिर कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन है? फॉलोइंग द मालेगाम कमेटी सरप्लस ट्रांसफर्स इंक्रीज. तो सरप्लस ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हुआ है मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे. फिर एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ये इंपॉर्टेंट है. ये किसके रिकमेंडेशन पे? बिमल जलान कमेटी के. सरप्लस ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑन रियलाइज्ड इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फिर करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसमें गोल्ड कैपिटल आता है, रिजर्व आता है और अनरियलाइज्ड गेंस और लॉसेज आते हैं. अभी आप ट्रेंड देखो, आरबीआई इस पे आउट टू सेंट्रल ये बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसे पहले जिगजैग था, फिर अभी रिसेंटली बढ़ा है. अब इसका क्वेश्चन देखना है हमको. आई होप ये समझ आया होगा ये टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 और 9 है 2022 का. तो हम आ जाते हैं 2022 में. एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 और 9. ठीक है, एक मिनट. ये ईयर हुआ 2020 हुआ, अपन को 2022 में जाना है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाना है.
क्वेश्चन नंबर 2 और 9, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2, पहले 9 आएगा, ये है 9। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इफ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बोल रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई कर लेगा, तो ये तो गलत है ना, यदि बाई करेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट कट हो गया। तो आंसर तो वैसे 2 और 3 आए, लेकिन हम तो भी पढ़ लेते हैं। इफ़ रुपी इज़ रेपिडली डेप्रिशिएटिंग, यदि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, तो सही बात है, डॉलर सेल करेगा जिससे रुपी की वैल्यू थोड़ी सी मॉडरेट हो पाए। थर्ड है इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दिस इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स, तो ये भी सही है। ये पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो जस्ट हमने पढ़ा ना, उस पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है एक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका यही वाला जो अभी हमने किया ना, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएसए वाला, उसी से रिलेटेड था, तो चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन फिर से नहीं करेंगे। ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम इसका। विथ रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोल रहे हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के रेफरेंस में तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इसके चेयरमैन होते हैं, फिर ये तो गलत है ना, क्योंकि उस टाइम हमने पढ़ा था एक श्रीनिवास करके थे, वो चेयरमैन थे, तो फर्स्ट गलत हो गया। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी सही है। फिर थर्ड है बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग फंड्स, तो ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया B 2 और 3। ठीक है, हमने इस तरीके से पढ़ लिया आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफ़र और उसके PYQ भी देख लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ PYQ भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को ऑल द बेस्ट।